और जो बाजार में हमने देखी सोमवार को, उसके क्या मायने हैं और अब आने वाले समय में कैसे अप्रोच करना चाहिए बाजार को, और कैसे जो नए निवेशक हैं उनको देखना चाहिए, जो ग्लोबल सेंटिमेंट इस समय चल रहा है उसमें किस तरह से भारतीय बाजार अफेक्टेड होंगे। इन सारे बड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं, कोटक एएमसी के ग्रुप प्रेसिडेंट और एमडी नीलेश शाह जी। नीलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहला सवाल तो मैं यही जानना चाहूंगा कि कैसे आप देख रहे हैं जिस तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन इस समय चल रही है, रशिया और यूक्रेन को लेकर जो चर्चा है, इसकी वजह से काफी बाजार घबराए हुए हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, एशिया हो, वो सारे। इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे रीड कर रहे हैं इस समय? ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। रशिया, यूक्रेन, नाटो की वजह से ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, महंगाई का दर बढ़ रहा है और निवेशक अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट के लिए ये सारी चीजें नेगेटिव हैं। हम दुनिया के टॉप 3 ऑयल इंपोर्टर में आते हैं। ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी पे उसकी विपरीत असर पड़ेगी। हमारी मार्केट ने दूसरे मार्केट के सामने तकरीबन मार्च 2020 से दुगना रिटर्न दिया है। तो एफपीआई को अगर प्रॉफिट बुक करना है तो ऑब्वियसली हमारी मार्केट में उन्हें ज्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, तो बुक भी यहीं पे करेंगे। ये सारी चीजों ने मिला के हमारी मार्केट के ऊपर एक करेक्शन लाके रखा है। एंड ये करेक्शन जब तक ये मसला सॉल्व नहीं होता तब तक ऊपर नीचे होता रहेगा। नीलेश जी, यहाँ पर मैं ये समझना चाहता हूँ, बहुत सारे हम जो चर्चा करते हैं ईटी नाउ स्वदेश पर, हमारा जो नारा है वो यही है, बदलो बढ़ो देश के साथ। उसका असर हम देख ही रहे हैं, बहुत सारे नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स अब इस बाजार में आ रहे हैं, कई मिलेनियल्स जो हैं वो शेयर बाजार में अब पैसा लगा रहे हैं। वित्त मंत्री जी ने हाल ही में कहा था हमारे ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर से एक इंटरव्यू में कि जो शेयर मार्केट में जिस तरह के लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो कोई बबल नहीं है, वो एक लॉन्ग टर्म रहने वाला है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जो ये नए लोग आ रहे हैं, मिलेनियल्स जो आ रहे हैं, उन्होंने शायद ये जियोपॉलिटिकल टेंशन कभी अपनी लाइफ में देखी नहीं है, या कहा जाए कि इतनी इस लेवल तक नहीं देखी है। जो लोग अब मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और अब ये सिचुएशन पहली बार देख रहे हैं, उन्हें अब किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस बाजार? जब आप समंदर में जाते हैं तो मौजें तो ऊपर नीचे होगी ही होगी, तूफान भी आ सकता है। जब तक आपकी किस्ती सही है तब तक आप हर तूफान को पार कर सकते हैं। दुनिया ने बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रिस्क देखे हैं, लेकिन जो कंपनीज अच्छा करती थी, जो कंपनीज अच्छी थी, वो उन सारे जियोपॉलिटिकल रिस्क को पसार करके अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बना पाई। इस वक्त जैसा मैंने पहले बताया, एक परफेक्ट स्टॉर्म है। हाइटेंड जियोपॉलिटिकल रिस्क है, फेड ब्याज की दरें बढ़ाएगा उसका डर है, ऑयल प्राइस महंगे हो रहे हैं, ट्रिपल डिजिट में पहुंच रहे हैं, उसकी एडवर्स इंपैक्ट भारतीय इकोनॉमी पे पड़ेगी, और एफपीआई का सेलिंग पूर्वाहार है। तो ये सारी चीजें मिला के एक परफेक्ट स्टॉर्म बना दिया है मार्केट के अंदर। लेकिन आप जिस कश्ती में सवार है, अगर वो अच्छी है, वो आपने एक अच्छे कंपनी में निवेश किया है, तो आप अपना निवेश मेंटेन करते रखिए, डर मत जाइए मार्केट के उतार चढ़ाव से, अपना डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन फॉलो करिए। इवेंचुअली स्टॉर्म खत्म हो जाएगा और अच्छी कंपनियां अपने निवेशकों को रिटर्न देगी। बिल्कुल, तो नए निवेशकों के लिए ये सलाह जरूर होगी कि कंपनियां जो हैं वो चूज करते टाइम काफी केयरफुल रहें, रिसर्च अच्छे से करें, और अगर आपने अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो आपको किसी तरह के स्टॉर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नीलेश जी ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय बाजार और ग्लोबल बाजार काफी हद तक कनेक्टेड है। जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि एफआईआईज का पैसा आता है, ग्लोबल सेंटीमेंट खराब होता है तो हमारे बाजारों पर उसका असर पड़ता है। पर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये लंबे समय तक ये स्थिति चलती रहेगी, या जो डीकपलिंग की हम चर्चा करते हैं, कहते हैं कि शायद भारत के अपने फैक्टर्स जो हैं वो भारतीय बाजारों को यहाँ से आगे लेके जाएंगे? कौन से वो फैक्टर्स होंगे जो भारतीय बाजारों को यहाँ से उनको आगे जाने में मदद कर सकते हैं आपके हिसाब से?
सो शॉर्ट टर्म में मार्केट में डीकपलिंग नहीं होती, लॉन्ग टर्म में मार्केट में डीकपलिंग हो जाती है। शॉर्ट टर्म में जब निवेशक देखता है कि पूरी दुनिया में मार्केट गिर रही है, तो ऑब्वियसली जिस मार्केट में गिरावट नहीं आई है वहां पे वो प्रॉफिट बुक करने के लिए ऑर्डर दे देगा, अपने आप मार्केट में गिरावट आ जाएगी। बट लॉन्ग टर्म में आपके फंडामेंटल्स मैटर करते हैं। अगर हमारा फंडामेंटल अच्छा है तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। एक वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छी बात कही है, स्टॉक्स आर स्लेव ऑफ अर्निंग पावर। जिस कंपनी का प्रॉफिट सही तरीके से बढ़ रहा है, जिसकी गवर्नेंस अच्छी है, उसके दाम को आगे बढ़ते हुए दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। करेक्ट। तो थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर मैं आपसे बात करूं, हम देख रहे हैं जिस तरह से क्रूड का मूवमेंट रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हम कह रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 94 95 के लेवल तक पहुंच गया है। कितनी बड़ी चिंता। आप उसे मानते हैं? भारत एक नेट इंपोर्टर है, काफी ज्यादा हमारा बिल बनता है, डिपेंडेंसी क्रूड पे बहुत है। तो ये कितनी बड़ी एक चिंता आप देखते हैं भारतीय बाजारों के लिए? एक पहले के सामने भारत अब हायर क्रूड प्राइसेस को झेलने के लिए सक्षम हो चुका है। इस साल हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स सऊदी अरेबिया के ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा होगा। हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स हमारी ऑयल इंपोर्ट से ज्यादा होगा। तो पहले के सामने हम हायर ऑयल प्राइसेस को झेलने के लिए सक्षम है। बट जब भी ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएगी तो उससे हमारी इकोनॉमी पे विपरीत असर तो जरूर पड़ेगा। महंगाई का दर बढ़ेगा, ब्याज की दरें भी बढ़ सकती हैं और हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होगी। तो ये सारी चीजें मिला के हायर ऑयल प्राइसेस से हमारी इकोनॉमी को विपरीत असर करते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर ये समझने की कोशिश करें नीलेश जी, जैसा आपने कहा कि ये सारे फैक्टर्स हमारी इकोनॉमी पे, हमारे मार्केट्स पे असर करते हैं, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, अब फेड की तरफ से कोई फैसला हो, आरबीआई की तरफ से कोई फैसला हो। मेरा सवाल यहाँ से ये है कि जब इतना बाजार अपने टॉप से करेक्ट हो चुका है, और जनरली आप बात करिए तो कंसेंसस ये बनता है कि हम एक ब्रॉडर बुल मार्केट में है, इस तरह के करेक्शन तो आते ही रहेंगे, और ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको अपना पोर्टफोलियो रीजिक करके कुछ अच्छी कंपनीज को शामिल कर लेने का। तो मैं ये जानना चाहता था कि अगर सेक्टर वाइज मैं आपसे ब्रॉडली व्यू लेना चाहूँ, आपको क्या लगता है ये जब यहाँ से बाजार अब चलेंगे तो सबसे पहले कौन से सेक्टर्स आपको चर्न करते हुए दिखाई देते हैं? सबसे पहले किसमें अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखाई देता है? अगर आप सेक्टरली देखें तो हर एक सेक्टर में अच्छी कंपनी भी होती है, बुरी कंपनी भी होती है। तो सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि क्या आप अच्छे मैनेजमेंट के साथ निवेश कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा, वैल्यूएशन भी होता है। एक चीज एक दाम पे महंगी लगती है, दूसरे दाम पे सस्ती लगती है। तो मैनेजमेंट और वैल्यूएशन, ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। सब्जेक्ट टू दैट हमें लगता है यहाँ से कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल कंपनीज मार्केट को आउट परफॉर्म करेगी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में गिनी चुनी बैंक्स मार्केट को आउट परफॉर्म करेगी। होम इम्प्रूवमेंट, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन साइकिल भी अच्छी लगती है, तो उस क्षेत्र के रिलेटेड कंपनीज भी मार्केट को आउट परफॉर्म करेगी। आईटी का नाम आपने इस चर्चा में नहीं लिया। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का सेंटिमेंट अभी यूएस में खराब हो रहा है उसका असर कुछ समय रहने वाला है? आईटी स्पेस पर हमारे यहाँ भी दबाव दिखाई देगा? आईटी क्षेत्र में अगर आप देखें तो एक तरफ लार्ज कैप आईटी कंपनीज है, दूसरी तरफ स्मॉल एंड मिड कैप आईटी कंपनीज है। ये एक ऐसा समय है जहां पे स्मॉल एंड मिड कैप आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन लार्ज कैप आईटी कंपनी से ज्यादा है। हमें लगता है यह समय काल में लार्ज कैप आईटी मार्केट को मार्केट जैसा परफॉर्मेंस देगी, शायद आउट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और जो स्मॉल एंड मिड कैप आईटी कंपनीज है उसमें मार्केट से अंडर परफॉर्मेंस आ सकता है। ओके, मार्केट से रिलेटेड एक सवाल ये मेरे दिमाग में आया अभी आपसे बात करते करते, और वो ये कि इंटरेस्ट रेट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसका असर पड़ता है जाहिर तौर पर बाजार पर। दो सेक्टर स्पेसिफिकली हैं जो जिन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देता है हायर इंटरेस्ट रेट का।
एक तो हुए ऑटोज, किसी भी स्पेस में, चाहे वो टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, वो इस एक स्पेस है, और दूसरा है रियल एस्टेट। इन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है अगर आरबीआई पॉलिसीज चेंज करते हैं। तो फिलहाल आरबीआई ने स्टांस लिया है कि वो अकोमोडेटिव रुख रखेंगे, अभी पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन ये चर्चा है कि जो रेट्स है वो एकदम बॉटम पे है फिलहाल। क्या आपको लगता है कि जब यहाँ से बढ़ेंगे इंटरेस्ट रेट, तो ये जो दो स्पेस हैं, चाहे वो ऑटोज हो या रियल एस्टेट, उन पर कोई इंपैक्ट दिखाई देगा? डेट मार्केट एक तरीके से आज मायावी नगरी है, इंद्रप्रस्थ की तरह। कहते थे इंद्रप्रस्थ में जहां पे जल है वहां पे स्थल दिखता था, और जहां पे स्थल था वहां पे जल दिखता था। ऐसी मायावी नगरी थी। आप हमारी डेट मार्केट को देखिए, आरबीआई एकोमोडेटिव स्टांस में है, लेकिन मार्केट ने आरबीआई को ऑलरेडी डिस्काउंट करके रखा है। आज हमारा जो स्प्रेड है 10 ईयर जीसेक माइनस 1 ईयर जीसेक का, वो अपने हिस्टोरिकल एवरेज से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। सो आरबीआई अभी भी एकोमोडेटिव स्टांस पे है, मार्केट में लिक्विडिटी भरपूर है, लेकिन मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट करके रखा है कि आरबीआई यहां से रेट हाइक करेगा और 3 4 या 5 रेट हाइक होएगी। अब रेट हाइक अगर मार्केट की अनुमान के अनुसार होती है और उसी स्पीड में होती है, तो मेरे हिसाब से ब्याज के दरों के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगी। जो आज ब्याज की दरें हैं उसने काफी चीजें डिस्काउंट करके रखी है। बट किसी कारणवश अगर मार्केट में आरबीआई को तेजी से रेट हाइक करनी पड़े, महंगाई का दर ऊपर हो जाए ऑयल प्राइस की वजह से, करेंसी डिप्रिशिएशन की वजह से महंगाई का दर ऊपर हो जाए और आरबीआई को ब्याज की दरें बढ़ानी पड़े, सो मार्केट की धारणा से ज्यादा अगर रेट हाइक होती है या तेजी से रेट हाइक होती है, तो ब्याज की दरें यहां से और ऊपर जाएगी। ओके नीलेश जी, आप हमारे साथ हैं, तो मैं आपसे जो इस समय बाजार का एक हॉट टॉपिक है उस पर भी एक सवाल पूछना चाहूंगा, और वो है एलआईसी का आईपीओ। यहाँ पर डीआरएसपी फाइल कर दिया है एलआईसी ने सेबी के पास। अब ऑफिशियली सरकार आगे बढ़ गई है, 5% हिस्सा सरकार यहाँ पर डिसइन्वेस्ट करना चाहती है। हमने ये खबर ईटी नाउ स्वदेश पर सबसे पहले बताई थी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जो सरकार की स्ट्रैटेजी है एलआईसी की आईपीओ को लेकर, करीब 65 से 70 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना है सरकार की। उस हिसाब से जो वैल्यूएशन निकलता है, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा सक्सेसफुल आईपीओ होगा आने वाले समय में, और सरकार की जो मंशा है कि इसके जरिए जो अपना वो डेट है वो कम कर पाएंगे, वो होता हुआ दिख रहा है? सो अनडाउटेबली एलआईसी भारत के सबसे प्रसिद्ध ब्रांड है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। उनके करोड़ों कस्टमर्स है, लाखों एजेंट है जो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं गांव गांव, और हर भारतीय के पास एलआईसी एक ब्रांड के रूप में कनेक्टेड है। तो इनका आईपीओ निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग इनके आईपीओ में निवेश करने के लिए उत्सुक होंगे। एंड हमें लगता है कि अगर इस आईपीओ को हम सही तरीके से मार्केट करें, तो ग्लोबल निवेशक भी इसके पीछे निवेश करने के लिए आ जाएंगे। तो ओवरऑल एलआईसी आईपीओ भारत की इक्विटी मार्केट के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स अपना डीमैट अकाउंट खोल के एलआईसी के शेयर्स में निवेश करेंगे, और उस वजह से हमारी कैपिटल मार्केट का एक्सपेंशन होगा। बिल्कुल, बस आखिरी सवाल यही मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि एलआईसी जो शेयरधारक हैं उन लोगों को यहाँ पर सहूलियत मिलेगी, डिस्काउंट्स मिलेंगे, जिसके जरिए वो बेटर मतलब इजीली और बेटर बेनिफिट के साथ एलआईसी की आईपीओ में इन्वेस्ट कर पाएंगे। जो बात आपने कही, क्या मैं यही पूछना चाह रहा था, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि जो शेयरधारक हैं वो इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए अब नए डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे, उससे एक भारतीय जो कैपिटल मार्केट है, हमारा जो बेस है वो जिस तेजी से बढ़ रहा है उसमें और स्पीड आएगी? डेफिनेटली 2000 में हमने टेलीकॉम मीडिया टेलीकॉम बबल फटते हुए देखा था। उसके बाद मार्केट मंदी में चला गया था। 2003 में मारुति सुजुकी का आईपीओ आया, उसमें लोगों ने पैसे बनाए, और उसके बाद एक बार फिर से निवेश का दौर चालू हुआ। 2003 से 2008 के बीच में हमने मार्केट को तकरीबन 7 गुना बढ़ते देखा। मारुति सुजुकी का आईपीओ एक कैटलिस्ट था जिसने निवेशकों को वापस शेयर बाजार की तरफ मोड़ दिया। हमें लगता है एलआईसी का आईपीओ
अगेन एक ऐसा इश्यू है, आईपीओ है, जो वो निवेशक जो अब तक शेयर मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं, उनको भी शेयर बाजार की तरफ रुख कर देगा, मोड़ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश शाह जी, आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होकर अपना नजरिया देने के लिए।